छोटी सी यूनिट एंड बहुत सारे मार्क्स की बेस्ट एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेटा सीधा सीधा 6 से 8 क्वेश्चन जो है इस यूनिट से पूछे जाते हैं। सो मतलब कि आराम से 30 से 40 नंबर की ये यूनिट है। सो आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में बेटा हम अपनी ओरिजिनल, जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा लाइक इंसुलिन, हमारी बॉडी इंसुलिन बना सकती है। अगर मेरी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही तो मैं इकोलाई से अपना इंसुलिन बनवाना शुरू कर दूंगी। दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तुम्हारी वैक्सीनेशन का प्रोसेस, तुम्हारे टेस्ट ट्यूब बेबी जितना भी है, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम किसी की ईल्ड को इंक्रीज कर पा रहे हैं या फिर उसके अंदर जो प्रॉपर्टी नहीं है वो वाली प्रॉपर्टी उसके अंदर डाल पा रहे हैं, दैट एवरीथिंग इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो कोर टेक्निक्स आती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए, मतलब हमने अपने डीएनए के अंदर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हमने जैसे इकोलाई के अंदर इंसुलिन का जीन डाला, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हमें इकोलाई को लैब में ग्रो भी करना है, बायो रिएक्टर्स में ग्रो भी करना है। ग्रो करवाने के लिए हमें चाहिए स्टेराइल कंडीशंस, कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज योर बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अब हमारे पास 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के। नंबर 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नंबर 2 वेक्टर्स, नंबर 3 होस्ट ऑर्गेनिज्म। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब बेटा मुझे मेरी बॉडी में से, मैं पूरे चैप्टर के इंसुलिन के अराउंड घुमाऊंगी बेटा क्योंकि तुम इजीली कनेक्ट कर सकते हो उससे। अब बेटा मुझे मेरे डीएनए में से इंसुलिन का जीन निकालना है, कैसे निकालूंगी? इंसुलिन का जीन निकालने का बेस्ट मेथड है मेरे डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट कर दो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर मॉलिक्यूलर सीजर्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, वो फ्रेगमेंट मेरा बाहर निकल आया। अब जो फ्रेगमेंट मेरा बाहर निकला उसे मुझे होस्ट के अंदर डालना है जहां वो एक्सप्रेस करेगा खुद को। फॉर एग्जाम्पल इकोलाई, इकोलाई होस्ट होता है। अब मेरी बॉडी का इंसुलिन का जीन इकोलाई तक लेके जाने का काम करेगा कोई व्हीकल, वो व्हीकल होता है वेक्टर। सो vehicles are vectors. So restriction enzymes are molecular seizures which can cut the DNA at specific sequences. Vectors are molecular vehicles that can carry foreign DNA into the host cell. होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटा? ऐसी फैक्ट्री जो जीन को एक्सप्रेस करवाएगा। अब सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। ध्यान से समझो, बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली एज अ पार्ट ऑफ देयर इम्यून सिस्टम उनके पास दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। नंबर 1 मिथाइलेशन करने वाला, नंबर 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेटा उनका जो खुद का डीएनए है उसके ऊपर वो हमेशा मिथाइल ग्रुप जोड़ के रखते हैं, ऐड करके रखते हैं। क्यों ऐड करके रखते हैं? सो दैट उनका खुद का डीएनए एंड एनी अदर फॉरेन डीएनए हम उसके बीच में इजीली डिस्टिंग्विश कर पाए। अब खुद के डीएनए पर CH3 अटैच्ड है और जो फॉरेन किसी बैक्टीरियोफाज ने उनको अटैक कर दिया, अब उनके अंदर कोई फॉरेन डीएनए आ गया बट उसके ऊपर CH3 नहीं जुड़ा हुआ, तो उसको वो काटने के लिए यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। इसीलिए उनका फिर बचाव हो जाता है, उनको बैक्टीरियोफाज अटैक नहीं कर पाता। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड मिथाइलेज, दीज आर टू एंजाइम्स व्हिच आर पार्ट ऑफ देयर इम्यून सिस्टम, बट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वी आर यूजिंग देम फॉर आवर बेनिफिट in the biotechnology. So restriction enzymes are only present in bacteria. So they can cut the DNA at specific palindromic sequences. Palindromic sequences मतलब जो दोनों DNA strands के ऊपर सेम रीड हो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। EcoR1 हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कट करने की साइट स्पेसिफिक होगी, जैसे एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं और अपने सबस्ट्रेट के लिए। सिमिलरली बेटा एवरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर द रेस्ट्रिक्शन साइट। मतलब जैसे EcoR1 है वो ऐसे नहीं रैंडम डीएनए का जहां मन किया वहां कट कर देगा, नहीं, देयर इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन व्हिच द EcoR1 कैन कट द डीएनए, दैट सीक्वेंस इज GAATTC। अब बेटा EcoR1 प्रोड्यूस करेगा दो तरह के एंड, स्टिकी एंड्स एंड ब्लंट एंड्स। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं बेटा? जिनके पास ऐसे ओवरहैंगिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो EcoR1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि EcoR1 स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है। EcoR1 ने GA पर कट किया तो ये इतना स्ट्रैंड जो है ये निकल जाएगा और यहाँ ये निकल जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गए? फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। These types of ends are sticky ends. अगर ऐसा ना हो, ऐसा हो, then these are blunt ends.
स्टिकी एंड्स ऑटोमेटिकली कोहेसिव होते हैं क्योंकि हैंगिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, अनपेयर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, दे आर अट्रैक्टिंग, दे आर कॉलिंग अनदर नाइट्रोजनस बेसिस की और अटैच हो। ब्लंट एंड्स के पास ऐसा नहीं है, सो दे आर बिट डिफिकल्ट टू अटैच। डीएनए लाइगेज, अब हमने टूटी फूटी चीजों को आपस में जोड़ना है, हमने अपना जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, उसे हमने जोड़ना है वेक्टर के साथ, वेक्टर को डालना है होस्ट के अंदर। तो सबसे पहले बेटा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर के साथ जुड़ेगा उसे वहां ग्लू करना होगा। ग्लू करने का काम करता है डीएनए लाइगेज, जिसे हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। बेटा जब भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे फॉर द वेक्टर्स एंड फॉर द कटिंग आउट ऑफ आर डीएनए फ्रॉम द सोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर्स। वेक्टर्स में हम देखेंगे उनकी कुछ टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, 2-3, वो भी मैं तुम्हें इसी के साथ बताऊंगी। वेक्टर क्या होता है बेटा? कोई भी ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल, सो यस वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर खुद भी एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कैरी करता है फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को होस्ट सेल तक लेकर जाता है। और वेक्टर जो है बेटा वो अलाउ करता है, कैपेबल करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन के लिए। मींस आर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन द मेन होस्ट क्रोमोसोम टू फॉर द रेप्लिकेशन। वेक्टर उसे खुद ही रेप्लिकेट करवाएगा होस्ट के अंदर। एक वेक्टर के पास कौन कौन सी क्या होनी चाहिए, फीचर्स होने चाहिए? नंबर 1, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉपी नंबर कंट्रोल करता है। सो हर एक वेक्टर के पास जरूरी है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना ही चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर मतलब सी डीएनए के साथ बेटा जब भी हम काम करते हैं, हम हमेशा उसे डीएनए को नेकेड आई से नहीं देख सकते। लाइक मैं डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ, मेरे पास एक वायल है, टेस्ट ट्यूब टाइप है, उसके अंदर डीएनए है, मुझे डीएनए वो नेकेड आई से दिखेगा नहीं। तो मुझे नहीं पता चल रहा कि मैंने अपने वेक्टर के साथ डीएनए अटैच करना चाहा तो क्या वो अटैच हो गया या नहीं हुआ। तो इन सब चीजों को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास वेक्टर के ऊपर सिलेक्टेबल मार्कर्स भी होने चाहिए। वो सिलेक्टेबल मार्कर्स की हेल्प से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर के अंदर गया है या नहीं गया, प्लस ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वेक्टर होस्ट के अंदर गया या नहीं गया। कैसे? दैट आई विल टेल यू। क्लोनिंग साइट्स, क्लोनिंग साइट्स मतलब बेटा रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, अगर रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी तभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उन्हें आइडेंटिफाई करके कट करेगा, अगर नहीं होंगी तो ना ही आइडेंटिफिकेशन होगी ना ही कटिंग होगी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल पीबीआर 322 आर्टिफिशियल लैब में बनाया हुआ वेक्टर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, तुम्हें नीट के लिए छोड़ के नहीं जानी है, वो जरूर करनी है। मोस्ट कॉमन सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसके पास सिलेक्टेबल मार्कर्स 2 हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज के पास बेटा नेचुरली प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना जीन जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू द बैक्टीरिया बाय इन्फेक्टिंग देम। हम उनके जीनोम की जगह अपना अच्छा जीनोम डाल दे तो वो बैक्टीरियोफाज फिर भी वो जीनोम जो है, वो डीएनए जो है, वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेगा। कॉस्मिड्स, कॉस्मिड्स बेटा हाइब्रिड वेक्टर्स होते हैं जिसमें हम प्लाज्मिड को कॉस साइट्स ऑफ बैक्टीरियोफाज अटैच कर देते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये दोनों याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर इन्हीं को यूज किया गया था। टीआई प्लाज्मिड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल फॉर प्लांट्स। टीआई प्लाज्मिड और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस वेक्टर, इट इज मेनली यूज्ड इन प्लांट्स। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एक ऐसा बैक्टीरिया होता है बेटा जो प्लांट्स को ट्यूमर कॉज करता है। कैसे कॉज करता है? इसके पास एक टीआई प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड के पास टीडीएनए होता है, टीआई प्लाज्मिड नेचुरली टीडीएनए होस्ट के अंदर ट्रांसफर करता है। हमने क्या किया? टीडीएनए की जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो टीआई प्लाज्मिड तो अभी भी वो ही सेगमेंट ट्रांसमिट कर रहा है प्लांट्स के अंदर। सो बट अभी पहले वो ट्यूमर कॉज कर रहा था, अभी वो बेनिफिट दे रहा है। रेट्रोवायरल वेक्टर्स, रेट्रोवायरल वेक्टर्स मतलब आरएनए कंटेनिंग वेक्टर्स बेटा, ये क्या कर सकते हैं? ये क्या कर सकते हैं बेटा? होस्ट क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट हो सकते हैं और ये इनको हम जीन थेरेपी में यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। ये एक ऐसा मेथड है जो मैं तुम्हें यहां पर डिटेल में समझाऊंगी, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंस। बस यहां तुम याद रखना इंजर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है बेटा। जैसे हमारे पास ये एक पीबीआर 322 का डायग्राम है और इसके पास ये रही एक एम्पेसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये है लेट्स से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन,
ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। पहली बात, रेजिस्टेंस जीन का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस वेक्टर को ग्रो करें एम्पिसिलिन वाले मीडिया पर तो ये वेक्टर ग्रो कर सकता है क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस जीन है। It allows the growth of this vector in the ampicillin antibiotic. Similarly for the tetracycline. अगर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से एम्पिसिलिन वाली जगह डाल दिया तो ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ये डिसरप्ट हो गया, तो अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो है वो इनएक्टिव होगी। दिस इज इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, कि हमने कोई चीज इंसर्ट की जिसकी वजह से वो जीन इनएक्टिव हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। नेक्स्ट ये प्लाज्मिड वे मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, जो जिस टीडीएनए को जब हम टीडीएनए को निकाल देते हैं, ट्यूमर कॉज करने वाले जीन को निकाल देते हैं, उसे हम डिसआर्म्ड बोलते हैं कि अब उसके पास हथियार ही नहीं है ट्यूमर कॉज करने के लिए। अब बेटा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंस, दो मेथड्स है, दोनों मैं तुम्हें समझाती हूँ। अगर बेटा इस टॉपिक को तुम्हें डिटेल में समझना है, मैं कमेंट में तो मेरे 30 डेज नीट सीरीज के अंदर जाके चेक कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है, उसके अंदर जाओगे तो मैं हर एक पॉइंट इसका समझ में आ जाएगा। मैं इसका लिंक कमेंट में पिन भी कर दूंगी, ओके। सो तुम वहां से डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हो। बाकी देखो बेटा, हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने डाल दिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की जगह, तो जो हमारा वेक्टर है अब बेटा वो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बन चुका है। इतनी बात समझ आई कि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में डाला तो जो हमारा वेक्टर है वो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बन चुका है, और जो अब हमने इस वेक्टर को ट्रांसमिट कर दिया इकोलाई के अंदर, तो इकोलाई भी क्या हो गई, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव, एंड इकोलाई कैन ग्रो, नाउ इकोलाई कैन ग्रो ऑन एम्पिसिलिन। बट जो इकोलाई नेचुरली है उसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं होता, तो इकोलाई विदाउट वेक्टर कैन नॉट ग्रो ऑन एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, क्लियर। एंड अगर हमारे वेक्टर के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया देन इट कैन ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन। सिंपल, तीन चीजें हैं कि अगर हमारे वेक्टर के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया तो ये हमारा अब ग्रो कर सकता है टेट्रासाइक्लिन के ऊपर, अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया तो ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया और ई कोलाई किसी के अंदर भी ग्रो नहीं कर सकती। अब मुझे सबसे पहले चेक करना है कि मेरे किस वेक्टर के अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है और किसके अंदर नहीं गया। कैसे चेक करेंगे, सिंपली लेट देम ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के ऊपर सिर्फ कौन ग्रो करेगा, जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया, सिलेक्शन वही हो जाएगी, जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट मर जाएगा टेट्रासाइक्लिन के ऊपर, बट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर जाएगा, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एज इट इज है। अब हमने वहां से सिलेक्शन कर ली, क्योंकि हम हमेशा रेप्लिका प्लेट बनाते जाते हैं, तो हमने देख लिया कि अच्छा इस पे ट्रांसफॉर्मेंट बढ़ गए, तो चलो ठीक है, अब रेप्लिका प्लेट से हमने उन्हें क्या किया, ग्रो किया एम्पिसिलिन के ऊपर। अब एम्पिसिलिन के ऊपर जब ग्रो करेंगे तब हम देखेंगे रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब बेटा रिकॉम्बिनेंट कौन है, जिसके अंदर वेक्टर चला गया, और जिसके अंदर वेक्टर नहीं गया वो है नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट जो किसी के भी ऊपर ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि नेचुरली इकोलाई किसी के ऊपर ग्रो नहीं कर सकता, तो हम अब इनको ग्रो करवा देते हैं एम्पिसिलिन के ऊपर। एम्पिसिलिन के ऊपर रिकॉम्बिनेंट ग्रो कर जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेगा। सो दिस इज द वे वी कैन सेलेक्ट। बट इसमें ना इस मेथड में प्रॉब्लम है, कभी हमें इस एंटीबायोटिक प्लेट के ऊपर ग्रो करना पड़ रहा है, कभी किसी और के ऊपर ग्रो करना पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग प्लस टीडियस प्रोसेस है। इसकी जगह हम एक इजी मेथड लेकर आए विच इज ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में क्या होता है बेटा, हमारे पास एक वेक्टर है जिसके पास एक जीन होता है विच इज लैक जेड जीन। ये लैक जेड जीन कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यस, ये वही बीटा गैलेक्टोसाइडेज है जो लैकोपेरॉन में भी बनता है। सो बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करता है बेटा, ये एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, इसको कन्वर्ट कर देता है विच इज व्हाइट इन कलर
into a product which is blue in color. ये नॉर्मल केस है कि अगर हमारा लैक जेड जीन एज इट इज प्रेजेंट है तो हमारे केस में ये होगा। अब बेटा हमने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया लैक जेड जीन वाली जगह। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के बाद लैक जेड जीन इनएक्टिव हो गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो दैट मींस एक्स गाल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। सो अगर हमारा वेक्टर के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया तो आएंगी व्हाइट कलर की कॉलोनीज, और अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया तो आएंगी ब्लू कलर की कॉलोनीज। ओके, दिस इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास आरडीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स। सबसे पहले अगर मुझे अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, फॉर एग्जांपल अगेन इंसुलिन की ही एग्जांपल लेते हैं, मुझे इंसुलिन का आरडीएनए इंसुलिन लेकर आरडीएनए बनाना है तो मुझे सबसे पहले मेरे सेल्स के अंदर से इंसुलिन का जीन निकालना पड़ेगा। तो दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कि हमें अपने सेल को तोड़ के आरएनए को हटा के, प्रोटीन को हटा के, सेल्यूलोज को हटा के, अगर प्लांट्स के केस में ले रहे हैं तो ये सारे एंजाइम्स को यूज करके सेल को तोड़ फोड़ के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए निकल गया, पूरा डीएनए निकला है, मुझे उसमें से चाहिए इंसुलिन का जीन, तो हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेकर कटिंग फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। आ गई फ्रेगमेंट्स, अब इतनी सारी फ्रेगमेंट्स में से मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, सेपरेशन करेंगे कैसे, बाय जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस से फ्रेगमेंट सेपरेट हो गई, जो फ्रेगमेंट मुझे चाहिए उसे जेल में से निकाल लेंगे, दैट इज एल्यूशन। एल्यूशन करने के बाद हम मेरी फ्रेगमेंट को अटैच कर देंगे वेक्टर के साथ, विच इज लाइगेशन। उसके बाद हम उस वेक्टर को डाल देंगे होस्ट के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन। देन सिलेक्शन करेंगे, जो अभी हमने किया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, वेक्टर जो के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया, अब हम उसको डालेंगे होस्ट के अंदर। सो होस्ट के अंदर डालने के बाद हम उसकी सिलेक्शन करेंगे एंड देन एक्सप्रेशन करेगा होस्ट के अंदर। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसा मेथड है बेटा जिसमें हम डिफरेंट साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। सीधा सा मेथड क्या है बेटा, यहां पर हम वेल्स के अंदर डीएनए लोड करेंगे मिक्स करके विद द ट्रैकिंग डाई विच इज एथिडियम ब्रोमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए डीएनए को वेल्स में लोड करेंगे तब हम उसे मिक्स करेंगे विद द एथिडियम ब्रोमाइड विच इज ए ट्रैकिंग डाई, क्योंकि बेटा अदरवाइज डीएनए जेल के ऊपर विजिबल नहीं होता। हम जब उसे ब्लू कलर की डाई के साथ मिक्स करके डालेंगे तो जब वो रन करेगा तो हमें ब्लू कलर के बैंड्स दिखाई देंगे। सो दैट इज व्हाई द टर्म इज ट्रैकिंग डाई। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज कैथोड एनोड इस तरीके से लगाएंगे, तो उसके बाद यहाँ से ये रन करेगा। जो जितने छोटी साइज की फ्रेगमेंट होगी वो उतना लंबा रन करेगी, जितना बड़ा साइज का फ्रेगमेंट होगा उतना कम रन करेगा। दैट इज व्हाई वी से that on gel electrophoresis we separate DNA on the basis of their size, but also we can say on the basis of their charge by size, because charge is also helping in their separation. ओके, एथिडियम ब्रोमाइड यूज करेंगे। नाउ कंपिटेंट सेल। कंपिटेंस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू टेक अप डीएनए, बट नेचुरली कोई भी सेल कंपिटेंट नहीं होता, हमें उसे कंपिटेंट बनाना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला मेथड है कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करो फॉलोड बाय हीट शॉक। कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब ट्रीट करेंगे और हीट शॉक देंगे तो जो हमारी वॉल है, मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर पोर्स हो जाते हैं, पोर्स के थ्रू फिर डीएनए अंदर एंटर कर जाएगा। ओके, हीट शॉक कैसे देना है, पहले 42 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो एंड देन आइस में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। हाई इलेक्ट्रिसिटी के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे तो पोर्स जनरेट हो जाएंगे मेम्ब्रेन में, देन उसके थ्रू डीएनए एंटर कर जाएगा। माइक्रो इंजेक्शन, एक बड़ी सारी लंबी नीडल वाला इंजेक्शन लो, डीएनए लोड करो उसके अंदर और डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर दो। बैलिस्टिक गन, हम डीएनए को कोट करेंगे टंगस्टन और गोल्ड के ऊपर, देन हाई वेलोसिटी के ऊपर शूट कर देंगे डीएनए डायरेक्ट सेल के अंदर। बाकी हम उन पैथोजेंस को यूज कर सकते हैं जिनके डिजीज कॉज करने की प्रॉपर्टी खत्म करके हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफाज। क्लियर? नाउ after this next method is PCR, polymerase chain reaction, again most important topic out of this chapter। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं बेटा कि पीसीआर इज सिंपली रेप्लिकेशन इन लैब, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। मुझे एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो पीसीआर कर लो। सो कैसे होगा बेटा, इसमें भी पहली चीजें तो वही चाहिए होंगी जो रेप्लिकेशन में चाहिए, एक टेम्पलेट डीएनए चाहिए, प्राइमर्स चाहिए, टैग पॉलीमरेज विच इज ए पॉलीमरेज,
DNTPs डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए और बफर चाहिए कुछ MgCl2 चाहिए, क्योंकि Mg इज अ कोफैक्टर फॉर टैग पॉलीमरेज। अब बेटा स्टेप्स क्या है, डीनेचुरेशन। सबसे पहले डीएनए, अब यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है एनर्जी की कि दो डीएनए जो है एकदम से सेपरेट नहीं हो सकते, थोड़ा थोड़ा करके हेलिकेज जैसे सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे बेटा, खूब हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे, सेपरेट, एंड देन हम लगाएंगे प्राइमर इनिशिएशन के लिए। प्राइमर लगाने के बाद करवा देंगे एलोंगेशन, हो गई पीसीआर। सो तीन स्टेप्स हैं बेटा, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन और इलोंगेशन। डीनेचुरेशन इज डन एट 94 to 95 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हाई टेम्परेचर को हीट किया, डबल स्ट्रैंड के दो जो हाइड्रोजन बॉन्ड से वो टूट गए, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गई। देन 50 to 65 डिग्री सेल्सियस पर हम प्राइमर लगाएंगे ताकि डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट हो पाए। देन हम एलोंगेशन करवाएंगे 72 डिग्री सेल्सियस पर, जिसमें हम डालेंगे टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज इज वन एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। यही क्यों लिया गया, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है, जो हमारे पास न्यू स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करके देगा। ओके ना, पीसीआर के एप्लीकेशंस क्या क्या है बेटा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करवाने में हेल्प करता है, फोरेंसिक एनालिसिस में करता है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें कोई डीएनए की स्ट्रैंड को एम्पलीफाई करना है, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। हमारे पैथोजेंस के डिटेक्शन में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस हम पीसीआर की हेल्प से कर सकते हैं। बाकी क्लोनिंग में हेल्प करता है, प्री नेटल डायग्नोसिस में और स्टडी ऑफ एंशिएंट जीन्स में। ये हम कर चुके हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंस, क्योंकि ये उधर ही इंपॉर्टेंट था बेटा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है बायो प्रोसेस, सॉरी बायोरिएक्टर्स एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोरिएक्टर्स का मतलब होता है बेटा, हम लैब में इकोलाई को ग्रो करते हैं तो वो बहुत थोड़ा सा ग्रो करता है, तो कहते हैं फैक्ट्रीज में जाओ, बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स और फर्मेंटर्स बनाओ और उसके अंदर इकोलाई को ग्रो करो, बहुत सारी अमाउंट में न्यूट्रिएंट मीडिया डालो तो बहुत सारा इकोलाई ग्रो करेगा, जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना है वो बहुत सारा बन जाएगा। दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, नहीं दैट इज बायोरिएक्टर एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हम आगे देखते हैं। सो बायोरिएक्टर इज ए लार्ज वेसल फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स इन ऑप्टिमल कंडीशंस। यस, कंडीशंस कंट्रोल्ड होंगी, कितना टेम्परेचर जाएगा, क्या एसिडिटी, सब कंट्रोल्ड होगा। कंपोनेंट्स क्या होता है बेटा, एक एजिटेटर होता है। एजिटेटर क्या होता है बेटा, न्यूट्रिएंट मीडिया अगर स्टेशनरी रहेगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स नीचे सेटल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। ये एजिटेटर घुमाता रहता है, मिक्सिंग करता रहता है ताकि न्यूट्रिएंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहें। स्पार्जर, स्पार्जर का काम करता है बेटा, जो स्टीराइल एयर को एंटर करवाएगा अंदर बायोरिएक्टर के, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है, ग्रो करने के लिए एयर चाहिए। बैफल्स, बैफल्स का काम है बेटा वॉटेक्स नहीं बनने देता, ऐसे पूरा घूम के ऐसे चक्रव्यूह नहीं बनने देगा। टेम्परेचर कंट्रोल, टू हीटिंग इज बैड फॉर द सेल्स और कूलिंग इज ऑल्सो बैड। पीएच प्रॉप जो पीएच कंट्रोल करेगा, फॉर्म ब्रेकर फॉर्म नहीं बनने देगा न्यूट्रिएंट मीडिया की। नेक्स्ट है हमारे पास डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है बेटा, अब इकोलाई ने बायोरिएक्टर के अंदर ग्रो किया, इकोलाई ने अपना प्रोडक्ट बनाया, दो तरीके से प्रोडक्ट बनता है, एक तो सेल के अंदर बन सकता है और एक सेल के बाहर बनता है। अगर सेल के अंदर प्रोडक्ट बना है हमारा तो हम हर एक सेल को तोड़ेंगे और अपना प्रोडक्ट सेपरेट करेंगे, और अगर सेल के बाहर प्रोडक्ट बना है तो हम न्यूट्रिएंट मीडिया एंड सेल्स के बीच को सेपरेशन करके अपना प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालने के बाद हम उसकी प्योरिफिकेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। दिस एवरीथिंग इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्लियर? सो सेपरेशन करेंगे, देन डिसरप्शन अगर इंट्रासेलुलर है तो, देन प्योरिफिकेशन करेंगे, देन फॉर्मुलेशन एंड पैकेजिंग करेंगे एंड क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। Clear? So with this we are done with the first chapter of biotechnology, which is principles and its processes. After this the next chapter is biotechnology and its applications. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, जिसमें पहला ही टॉपिक में से अभी नीट 2026 में क्वेश्चन आया था, बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था बीटी कॉटन के ऊपर, वो ही चीज हम आज डिस्कस भी करेंगे। अब हम इस चैप्टर में ये देखेंगे बेटा बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, हमने पढ़ लिया, कैसे की जाती है हमने पढ़ लिया, बट हम बायोटेक्नोलॉजी से कर क्या क्या रहे हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जिसमें हमने सबसे पहले बनाई थी बेटा बीटी कॉटन। बैसिलस थेरेनगाइएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया है जो सॉइल में रहता है, इसके पास नेचुरल कैपेबिलिटी है बेटा एक टॉक्सिन बनाने की, जो टॉक्सिन अलग अलग इंसेक्ट्स को किल कर सकता है। अब यही चीज साइंटिस्ट ने नोटिस की, कहते हैं अगर बैसिलस थेरेनगाइएंसिस के पास जीन है जो टॉक्सिन बना सकता है और वो इंसेक्ट को मार सकता है, पेस्ट को मार, क्यों ना यही जीन उठा के हम प्लांट्स में डाल दें।
जब हम यही जीन प्लांट्स में डाल देंगे तो प्लांट्स भी टॉक्सिन बनाना शुरू कर देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर प्लांट टॉक्सिन बनाएगा, मतलब प्लांट्स के अंदर टॉक्सिन बन रहा है, तो वो टॉक्सिन प्लांट्स को क्यों नहीं अफेक्ट कर रहा? क्योंकि बेटा जब वो टॉक्सिन प्लांट के अंदर बनेगा तब वो बनेगा इनएक्टिव टॉक्सिन। जैसे ही इंसेक्ट आकर प्लांट को अटैक करेगा, वो टॉक्सिन चला जाएगा उनकी बॉडी के अंदर, जाएगा उनकी गट के अंदर, गट की एल्केलाइन कंडीशंस में वो इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वो इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव होगा, उनकी गट के अंदर पोर्स कर देगा और स्टार्वेशन से लगा लो, और अदरवाइज उनकी डेथ हो जाएगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म व्हिच वी आर डूइंग फॉर बीटी कॉटन, बीटी मेज। सो मैकेनिज्म क्या है बेटा? बीटी टॉक्सिन जीन विच इज क्राइजीन हमने प्लांट में इंसर्ट किया, प्लांट ने प्रोटोटॉक्सिन बनाया, लार्वा ने जब फीड किया तो उसके बाद एल्कलाइन गट ने उनके पीएच ने प्रोटोटॉक्सिन को टॉक्सिन में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद बेटा पोर्स बने, सेल स्वेल हुए, लाइसिस हुई और इंसेक्ट डाई हो। क्राइजीन कौन कौन से? तुम्हें इसमें ये नहीं बोलना क्योंकि इसी के ऊपर बेटा इस बार क्वेश्चन आया था कि बीटी कॉटन के अंदर कौन सा क्राइजीन डाला गया है। क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB, ये क्राइजीन हमने डाला है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटी कॉटन। इसके अलावा बेटा बीटी मेज डाला है, बीटी मेज के अंदर क्राई 1 AB डाला है खाली, बीटी पोटैटो के अंदर क्राई 3 AB डाला है, बीटी राइस के अंदर क्राई 1 AB डाला है विच इज इन डेवलपमेंट। अब बेटा सिर्फ बीटी कॉटन नहीं बनाई है, इसके अलावा बहुत कुछ बनाया है। फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, गोल्डन राइस का कलर गोल्डन होता है इसीलिए गोल्डन राइस बोलते हैं। जिनके पास बीटा कैरोटीन होता है जो बॉडी में जाकर विटामिन ए बनाता है, सो अगर गोल्डन राइस खा लेंगे विटामिन ए की डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी। फ्लेवर सेवर टोमेटो, इनिशियली बेटा टोमेटोज के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि उनकी सेल वॉल जल्दी खराब हो जाती थी, इसलिए टोमेटो जल्दी राइप हो जाते थे। हमने उनके राइपनिंग के प्रोसेस को स्लो कर दिया ताकि शेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो बढ़ जाए। हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स, हमने कुछ क्रॉप्स ऐसी बना ली जैसे कि राउंड अप रेडी, जो बेटा नेचुरली ही उन्हें हर्बिसाइड अटैक नहीं कर सकता। ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स, हमने प्लांट्स ऐसी बना ली बेटा जो पानी अगर कम भी है उसमें भी सर्वाइव कर जाएंगे। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं बेटा? आरएनए साइलेंसिंग, द बेटर वर्ड टू पुट थ्रू इज आरएनए साइलेंसिंग। आरएनए साइलेंसिंग का मतलब होता है बेटा, सिंपल भाषा में अगर बोले कि आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए सिंगल स्ट्रैंड चाहिए, ठीक है? अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए तो वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। आरएनए इंटरफेरेंस में हम यही करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि फिर वो प्रोटीन ना बनाए। उसके बाद आरएनए इंटरफेरेंस, इसमें हम क्या क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे, उसको प्लांट के अंदर डाल देंगे, प्लांट जो है देन स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर देगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो प्लांट के अंदर डाला, उसके अंदर डाइसर एंजाइम होगा जो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। देन ये अटैच होंगे रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ। रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होने के बाद मतलब ये होता है, पहले हमने प्लांट के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया, उसके बाद इसके अंदर डाइसर डाला, डाइसर ने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, फिर हमने इनको जोड़ दिया रिस्क के साथ, जो क्या करेगा बेटा? गाइड स्ट्रैंड, सिर्फ एक स्ट्रैंड के साथ जुड़ेगा, ये है रिस्क। अब ये प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द वायरस या फिर कोई भी नेमेटोड या फिर कोई भी पैथोजन जो इनको अटैक करेगा। अब लेट्स से पैथोजन ने आके इनको अटैक किया, जैसे ही पैथोजन अपना आरएनए बनाएगा वो जाके इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री अटैच हो जाएगा। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री अटैच हुआ फिर बेटा ये साइलेंसिंग हो गई, ये अब पैथोजन अपना प्रोटीन नहीं बना पाएगा और आरएनए इंटरफेरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर बेटा अगेन बेस्टेस्ट एग्जांपल इज ह्यूमन इंसुलिन। ध्यान से सुनो, ह्यूमन इंसुलिन के केस में बेटा एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि पहले हम ह्यूमंस के अंदर जब जिनको डायबिटीज था इंसुलिन यूज कर रहे थे एनिमल सोर्स से, बट वो एनिमल सोर्स से आई हुई इंसुलिन या तो उन्हें एलर्जी कॉज कर रही थी, सेटल नहीं बैठ रही थी, उतनी इफेक्टिव नहीं थी। तो फिर हमने सोचा गया क्यों ना बायोटेक्नोलॉजी करके ह्यूमन जैसी ही इंसुलिन बनाई जाए। हमारे अंदर जो इंसुलिन बनती है वो पहले इनएक्टिव इंसुलिन बनती है जिसके अंदर 3 चेन होती है, ए बी एंड सी। सी चेन को ड्यूरिंग एक्टिवेशन हटा दिया जाता है। फाइनल मैच्योर इंसुलिन के अंदर 2 चेन होती हैं, ए एंड बी। जब साइंटिस्ट पूरा इंसुलिन बनाने का प्रोसेस देख रहे थे तब उन्हें कंफ्यूजन हुई कि ठीक है हम ए बी सी इंसुलिन जीन निकाल कर ये बना लेंगे, बट
उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि सी पेप्टाइड को निकालेंगे कैसे, क्योंकि नेचुरली बॉडी के अंदर वो हो पा रहा था, बट बाहर कैसे करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया बेटा, दो अलग अलग इकोलाई के अंदर दो अलग अलग चेन्स बनाई। एक इकोलाई के अंदर ए चेन ऑफ इंसुलिन बनाई, दूसरी इकोलाई के अंदर बी चेन ऑफ इंसुलिन बनाई, और बाद में एक्सट्रैक्ट करके उन दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से जोड़ दिया, जिससे मैच्योर इंसुलिन बन गया। ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी एक अमेरिकन कंपनी ने, एली लिली कंपनी ने। ओके सो इसके अंदर बेटा इकोलाई के अंदर ए एंड बी चेन को सेपरेटली बनाया, और उसके बाद हमने उन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प से जोड़ दिया। बेटा इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के फॉर्म में यूज करते हैं, विच इज वेरी इफेक्टिव। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का मतलब होता है बेटा अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। एक होता है बेटा जब पूरी एक डिजीज ने हमारी पूरी बॉडी को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, तब हम उस डिजीज को आइडेंटिफाई करें। एक होता है कि नहीं अभी बर्बाद नहीं हुई है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, पैथोजन बॉडी के अंदर आया ही था, डैमेज होने से पहले उसे डिटेक्ट करो और मेडिसिन खा लो। बेटर है अर्ली डायग्नोसिस, पीसीआर की हेल्प से कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन होगा तो डेफिनेटली उसका डीएनए भी होगा। हम क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी बॉडी में से सैंपल लेकर उसकी रेप्लिकेशन पीसीआर करवा दो। पीसीआर करवाएंगे, उसका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगी। सो वन इज दिस। कोविड-19 के केस में भी हम यही करते थे कि किसी बंदे के कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए, साथ के साथ सैंपल लेकर डिटेक्शन, 14 डेज का क्वारंटीन, क्योंकि डिटेक्शन सैंपल लेकर हम अर्ली डायग्नोसिस कर रहे थे। एलाइजा, एलाइजा टेक्निक ये कहती है बेटा कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी एंटीजन होगा तो तुम्हारी बॉडी के अंदर उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज होंगी, तो एंटीबॉडीज की प्रेजेंस को एलाइजा से चेक कर सकते हैं, विच इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से। नेक्स्ट है हमारे पास जीन थेरेपी। जीन थेरेपी कहती है कि अगर मेरे अंदर कोई डिफेक्टिव जीन है, तो मेरे बोन मैरो के अंदर कोई डिफेक्टिव जीन है, बोन मैरो निकालो, डिफेक्टिव जीन की जगह मेरा नॉर्मल जीन डाल दो, मेरा मतलब डोनर से नॉर्मल जीन डाल दो, और फिर वापस उनको सेल्स को मेरी बॉडी के अंदर डाल दो। दिस इज जीन थेरेपी। सबसे पहले परफॉर्म की गई थी एक 4 साल की बच्ची के ऊपर, जिसे स्किड नामक बीमारी थी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। उसके अंदर बेटा एडीए जीन एब्सेंट था, विच इज रिक्वायर्ड फॉर बी एंड टी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन। अगर एडीए जीन नहीं होगा तो बी एंड टी लिम्फोसाइट दोनों ही नहीं बनेंगे। अगर दोनों ही नहीं बनेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम नहीं आएगा और कोई भी डिजीज उस बंदे को हो जाएगी। क्या किया था बेटा, हमने cDNA, why cDNA, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज cDNA? सो cDNA होता है बेटा जो हम बनाते हैं बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब पहले डीएनए से आरएनए बनाया, देन हम आरएनए से दोबारा डीएनए बनाएंगे। अब इसका फायदा क्या होता है बेटा, इस cDNA के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि बैक्टीरिया को इंट्रॉन्स निकालने आते नहीं है, तो जब भी हम अपना जीन बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं हमेशा cDNA डालते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, cDNA लेंगे और उसको फिर यूज करेंगे, होस्ट के अंदर डालेंगे, जो उसका क्लोनिंग करके देगा, एक्सप्रेशन करके देगा। सो हमने बेटा, चलो ये भी समझ आ ही गया है। सो एडीए जीन, एडिनोसिन डियामाइनेज जीन एब्सेंट था बेटा, सबसे पहले 1990 के अंदर 4 साल की बच्ची के ऊपर परफॉर्म किया गया था, जिसमें हमने क्या किया, हमने लिम्फोसाइट्स को प्लांट्स के अंदर, पेशेंट के अंदर से रिमूव किया, एंड देन उसके अंदर फंक्शनल एडीए cDNA, मतलब एडीए जीन को कोड करने वाला बट cDNA उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद डालने के बाद हमने उसको बैक बच्ची के अंदर डाल दिया। बट ये याद रखना, ये परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि लिम्फोसाइट WBC आर नॉट इमोर्टल, इमोर्टल नहीं है वो, एक ना एक दिन मर जाएंगे तो वापस री इन्फ्यूजन करवानी पड़ती है। ओके अदर बाकी बेटा आजकल हम जीन थेरेपी ट्राई कर रहे हैं सिस्टिक फिब्रोसिस, हीमोफीलिया, कैंसर, पार्किंसंस डिजीज वगैरह पर। ट्रांसजेनिक एनिमल उसे बोलते हैं बेटा जिसके अंदर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट हो, जिसके डीएनए के साथ हमने कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की हुई है, मैनिपुलेशन किया हुआ है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेटा, रोजी काउ सबसे इंपॉर्टेंट। रोजी काउ का जो मिल्क था बेटा वो हमने बनाया था इन्फेंट न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि उसके अंदर नेचुरली 2.4 ग्राम पर लीटर ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट था। इसके अलावा ट्रांसजेनिक शीप हमने बनाई, जिसको हमने एम्फीसेमा के ट्रीटमेंट के लिए बनाया था। ट्रांसजेनिक माइस को हमने मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह बनाया था, ताकि हमारे ड्रग्स वगैरह को उसके ऊपर टेस्ट कर सके। ट्रांसजेनिक काउ हमने बनाई थी बेटा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए। नॉकआउट माउस, नॉकआउट माइस मतलब होता है बेटा कि हम एक माइस में से डेलिबरेटली एक जीन एब्सेंट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि उस जीन की एब्सेंस की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स आए, तो फिर उसको हम देखते हैं जीन फंक्शन स्टडी करने के लिए।
ट्रांसजेनिक पिग्स बेटा, जिनको हमने जीनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए, ऑर्गन्स फॉर ह्यूमंस के लिए हमने इन्हें बनाया था। उसके बाद है बेटा 3 टर्म्स, बायोपायरेसी, पेटेंट्स एंड एथिकल इश्यूज। बायोपायरेसी होती है बेटा किसी भी कंपनी के रिसोर्सेज को अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस जिस बंदे का वो रिसोर्स है या फिर जिस कंट्री का वो रिसोर्स है उनसे बिना परमिशन लिए यूज कर ले, दैट इज बायोपायरेसी। फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस, ट्रेडिशनली बेटा वो इंडिया की है, बट यूएस कंपनी ने इनका पेटेंट लेना चाहा, इंडिया ने उसे चैलेंज किया। टर्मेरिक, इसको भी बेटा इंडिया का पता है, इंडियंस को ऑलरेडी पता था मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मेरिक, बट यूएस ने उसका पेटेंट लेना चाहा, पेटेंट जो है वो रिवोक हो गया क्योंकि इंडिया ने चैलेंज कर दिया था। नीम, इसकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है बेटा, इसको भी पेटेंट लेना चाहा था यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के अंदर, बट चैलेंज कर दिया था इंडिया ने। बोलीविया के ऊपर यूएस को पेटेंट मिला हुआ है। पेटेंट, अब पेटेंट होता क्या है? पेटेंट का मतलब होता है बेटा मैंने कोई ऐसी रिसर्च की विच इज वेरी न्यू, कभी ऐसा किसी ने सोचा नहीं है, विच इज यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स, मतलब वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो हम उसके लिए एक्सक्लूसिव राइट्स ले सकते हैं। पेटेंट ग्रांट होने के बाद अब सिर्फ मैं और मेरी कंपनी ही उस प्रोडक्ट को बना सकती है मेरी परमिशन के बिना, या फिर जिसे मैंने ग्रांट नहीं की परमिशन वो उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकती। दिस गिविंग ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स इज पेटेंट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज मतलब कुछ हम बेटा बायोटेक्नोलॉजी के केस में हम ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लैब के अंदर बच्चे नहीं बना सकते, या फिर हम ज्यादा माइस को एक्सपेरिमेंट्स में यूज नहीं कर सकते, मंकीज को नहीं कर, दिस एवरीथिंग इज एथिकल इश्यूज, जिसके लिए हमने प्रॉपर कमेटी बनाई हुई है जो इन एथिकल इश्यूज को एड्रेस करती है। जीएमओ सेफ्टी बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में अभी भी स्टिल क्वेश्चंस हैं दैट वेदर दे आर सेफ और नॉट। टर्मिनेटर सीड्स बेटा, टर्मिनेटर सीड्स मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, मतलब वो आगे फर्दर रिप्रोड्यूस करके न्यू सीड्स नहीं बनाने पड़ते, फार्मर को हर साल जीएम सीड्स खरीदने पड़ेंगे विच इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। बायो वेपन्स, आजकल आरडीएनए को यूज करके बायो वेपन्स बनाए जाते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग पैथोजेंस को और भी ज्यादा इफेक्टिव फॉर द डिजीज बना के उनको किसी ना किसी कंट्री में स्प्रेड कर दिया जाता है ताकि वहां पेंडेमिक आ जाए। डिजाइनर बेबीज, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बेटा बेबीज को अपने लैब में बना सकते हैं, बट अगेन एथिकली इट इज रिस्ट्रिक्टेड। एनिमल वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर मतलब बेतहा ऐसे एनिमल्स को यूज नहीं करना फॉर आर एक्सपेरिमेंटेशन, दैट इज अगेन वन एथिकल इशू। जीईएसी, इन सभी को सॉल्व करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बना रखी है जो मेक श्योर करती है कि ये सारी चीजें अगर कुछ भी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो इनकी परमिशन लगती है, अदरवाइज वी कैन नॉट डू एन एक्सपेरिमेंट। Okay, so yes, with this we are done with biotechnology. That means minimum 40 to 50 marks for your NEET are done. इस वन शॉट के बाद बेटा सारे इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व करो और रिवाइज करो। हम 3 यूनिट्स कवर कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बायो एज बाय प्रियंका।